तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग झारखंड की परंपरागत शासन व्यवस्था वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में इस टॉपिक से टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 8 पूछे जाते हैं। अगर हम लोग झारखंड में परंपरागत शासन व्यवस्था की बात करें, कहने का अर्थ है यहाँ की जो जनजातियाँ रहती हैं उन सभी जनजातियों का पारंपरिक शासन व्यवस्था के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना होता है, जिससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है नागवंशी शासन व्यवस्था, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक और है शासन व्यवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, और उससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अन्य जितने भी जनजातियाँ बच रहे हैं इन सभी का जो है शासन व्यवस्था भी हम लोगों को पढ़ना होता है, जिससे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं। तो परंपरागत शासन व्यवस्था से टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले जो आपका मुंडा शासन व्यवस्था है इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और हम सभी को पता है कि जो आपका हर एक जो शासन व्यवस्था है वो झारखंड में रहने वाली अलग अलग जनजातियों से संबंधित है। जैसे कि अगर हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था की बात करें तो ये आपका जो है वो मुंडा जनजाति से संबंधित है। जबकि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की बात करें तो वो झारखंड में रहने वाले जो उरांव जनजाति है उससे संबंधित है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, तो जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है वो आपका झारखंड में जो निवास करते हैं उरांव जनजाति उनसे संबंधित है। वहीं अगर हम लोग मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था की बात करें तो वो झारखंड में निवास करने वाले जो संथाल जनजाति है उनसे ये संबंधित है। तो इसी तरह से हम लोग अलग अलग जनजातियों का शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल अगर हम लोग बात करें मुंडा शासन व्यवस्था को पढ़े तो मुंडा शासन व्यवस्था में केवल वो शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये मुंडा जनजाति से संबंधित है, तो मुंडा जनजाति के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो हम लोग अलग से अलग सेक्शन में आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में उसको हम लोग पढ़ चुके हैं जनजातियों वाला टॉपिक में। वहाँ पे मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, हो जनजाति, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे केवल उनका शासन व्यवस्था को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में स्टार्ट करते हैं। और मुंडा शासन व्यवस्था जो है ये हम सभी को पता है ये आपका मुंडा जनजाति से संबंधित है, ठीक है। और मुंडा जनजाति के बारे में आप अलग से जो है इसी प्लेलिस्ट में देखिएगा तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा जनजातियों वाला सेक्शन में। वहाँ पे मुंडा जनजाति से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वहाँ पे उसको सॉल्व किया गया है। तो आज हम लोग अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग जाने तो जो मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है इसको हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन पहला देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन है इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो अभी आपको बताया गया है कि ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि मुंडा, तो मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था है इसको मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है प्रमुख व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति, अमीर व्यक्ति या फिर गरीब व्यक्ति। तो आपको पता होना चाहिए मुंडा जो शब्द है इसका जो सामान्य अर्थ होता है वो विशिष्ट व्यक्ति, और इसके अलावा विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख यही होता है। तो मुंडा शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है वो विशिष्ट व्यक्ति होता है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख या फिर गांव का हेड, ठीक है ना। इसका विशिष्ट ये अर्थ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, तो मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या होता है। तो ये होता है राजनीतिक प्रमुख। कहाँ का, तो गांव का जो है वो आपका राजनीतिक प्रमुख, इसका जो है वो होता है विशिष्ट अर्थ। तो मुंडा जनजाति का जो शासन व्यवस्था है इसको हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं। मुंडा शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो है विशिष्ट व्यक्ति, और इसका जो विशिष्ट अर्थ होता है वो होता है गांव का राजनीतिक प्रमुख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान है वो क्या कहलाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि मुंडा शासन व्यवस्था जो है वो 3 स्तर पे होता है। एक ग्राम स्तर पे होता है, ठीक है ना। एक आपका मतलब कि बोलते हैं ना पट्टी स्तर पे होता है, और एक आपका पढ़ा स्तर पे होता है। तो ये मुंडा शासन व्यवस्था जो है वो आपका 3 स्तर पे देखने को मिलता है। तो ग्राम स्तर, उसके बाद आपका जो है वो समझिए कैसा ग्राम स्तर, उसके बाद अंतर ग्रामीण स्तर, उसके बाद सामुदायिक स्तर, ऐसा 3 स्तर पे है, ठीक है ना। तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है। तो हम सभी को पता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो गांव का जो प्रधान है वो मुंडा ही होता है। कौन होता है, मुंडा, वो मुंडा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, मुंडा
गांव के प्रधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सही कथन को बतलाना है। तो पहला ऑप्शन है यह पद वंशानुगत होता है, बिल्कुल सही बात है। ये जो पद है ये क्या होता है, वंशानुगत होता है, यानी कि मुंडा का जो पद है वो वंशानुगत होता है। ऑप्शन नंबर बी है कि मुंडा का जो प्रमुख कार्य है वो गांव के लोगों से लगान वसूलना है और गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना है। तो बिल्कुल ये भी सही बात है। तो मुंडा का जो काम है, प्रमुख काम, वो ग्रामीणों से लगान वसूलना है और गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना है और साथ ही साथ गाँवों के विवादों का वो निपटारा करना, इसका ये काम है। ऑप्शन नंबर सी, ये गांव के विवादों का निपटारा करता है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है, मंझेस भूमि, खेतिहर भूमि या फिर खुटखट्टी भूमि। तो हम सभी को पता है कि मुंडाओं के द्वारा जो निर्मित खेत है उसको खुटखट्टी भूमि कहा जाता है और इस भूमि को निर्मित करने वाला जो व्यक्ति होता है वो खुटकट्टीदार कहलाता है। तो खुटकट्टी भूमि किसे कहते हैं, तो मुंडाओं के द्वारा निर्मित की गई जो भूमि है इसको हम लोग खुटकट्टी भूमि कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो इसको हम लोग बोलते हैं खुटकट्टी भूमि। तो मुंडाओं के द्वारा निर्मित की गई भूमि को हम लोग खुटकट्टी भूमि कहते हैं। इसी तरह अगर आप जब उरांव लोगों का पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था पढ़िएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि भूमिहरी भूमि किसको कहते हैं, तो उरांवों के द्वारा जंगल को साफ सफाई करके खेती योग्य बनाया गया भूमि को भूमिहरी भूमि कहते हैं। वहीं मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा जंगल को साफ करके उसको खेती योग्य बनाया गया भूमि को खुटकट्टी भूमि कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वह व्यक्ति जो खुटकट्टी भूमि को बनाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग जो है वो खुटकट्टीदार कहते हैं। ये अभी आपको बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, मुंडा शासन व्यवस्था में जो खूंट है उस खूंट का जो अर्थ होता है वो होता है परिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो खूंट का अर्थ जो है वो आपका परिवार होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मुंडा ग्राम पंचायत को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मुंडा ग्राम पंचायत जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पढ़ा। पढ़ा भी बोलते हैं और परहा भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि कई सारे गांव, जैसे कि 15 से 20 गांवों को मिलाकर जो भी पंचायत बनती है उसको हम लोग अंतर ग्रामीण पंचायत भी कहते हैं और उसी को ही हम लोग पढ़ा या फिर परहा कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पढ़ा भी और परहा भी। परहा बोले तो इस तरह का परहा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, मुंडा ग्राम पंचायत का प्रमुख या फिर प्रधान कौन होता है। ग्राम पंचायत की बात करें, देखो मुंडा जो है वो गांव का प्रमुख होता है। फिर ग्राम पंचायत यानी कि अंतर ग्रामीण पंचायत जिसमें 15 से 20 गांव होते हैं उसके हेड को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसके हेड को जो है वो हम लोग पढ़ा राजा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, सॉरी पढ़ा राजा नहीं, उसको हम लोग जो है वो आपका हाथू मुंडा कहते हैं ना। इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसको हम लोग हाथू मुंडा कहते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, हाथू मुंडा उसको कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो है वो हाथू मुंडा होता है और जो है मुंडा जो है वो ग्राम पंचायत को हाथू हाथू कहा जाता है। तो मुंडा जो ग्राम पंचायत है उसको हम लोग हाथू कहते हैं और जो ग्राम पंचायत को ही हाथू कहा जा रहा है और ग्राम पंचायत का हेड जो है वो आपका हाथू मुंडा कहलाएगा। ठीक है ना। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाए कि हाथू का हेड कौन कहलाता है तो हाथू मुंडा कहलाएगा। हाथू कहने का अर्थ है ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत को ही हाथू कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, पढ़ा या फिर इसी को पढ़ा भी बोला जा रहा है कि इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन को बतलाना है। तो पढ़ा के बारे में देखिए, पहला है कि यह एक अंतर्ग्रामीण पंचायत होती है। पहला ऑप्शन है कि यह एक अंतर्ग्रामीण पंचायत होती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे 15 से 20 गांव होते हैं मिलकर बनते हैं पंचायत, उसको हम लोग अंतर्ग्रामीण पंचायत कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे देखिए, ये पहला सही है। दूसरा, इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जाती है, बिल्कुल सही बात है। जो आपका पढ़ा पंचायत है, यहाँ पे पढ़ा पंचायत का जो प्रमुख जो है वो 2 या 2 से अधिक गाँवों के बीच का विवाद का जो निपटारा इसको सॉल्व करता है और यह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च पर ये लोकेटेड है, अवस्थित है। और यह मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका जुडिशरी भी है, एग्जीक्यूटिव भी है और आपका लेजिस्लेचर भी है। और पढ़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो आपका पढ़ा राजा कहलाता है और इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ पे महिलाओं का स्थान कैसा है कैसा नहीं है। सो 1 मिनट रुकिएगा ज़रा सा। तो यहाँ पे इसको याद रखिए कि इस व्यवस्था में जो है महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं होता, ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर डी, इस
प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल तथा करतो है। करतो या फिर बोलिए करता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो पढ़ा स्तर के कई सारे अधिकारी होते हैं, जैसे कि ठाकुर है, दीवान है, पुरोहित है, पांडे है, घटवार है, बरकंदाज है, दरोगा है, लाल है, फिर आपका चवाड़ डोलाइत है, इसके अलावा पान खवास है। ये सभी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये सभी अधिकारी है, ये सही है। केवल एक यहाँ पे ऑप्शन जो था गलत था कि इस व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया गया। ये बिल्कुल गलत बात है, महिलाओं को यहाँ पे उच्च स्थान नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो आप इसको याद रख लीजिएगा कि जो पढ़ा पंचायत होता है, उस पढ़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी है, वो सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो पढ़ा राजा होता है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है। और ग्राम पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी हाथू मुंडा होता है। और ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी या फिर हेड वो मुंडा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, पढ़ा के इन अधिकारियों के बारे में गलत मिलान को पहचानिए। यानी कि कौन सा गलत मिलान है, आपको पता होना चाहिए। ठाकुर जो है वो पढ़ा राजा का सहायक होता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये पढ़ा राजा का सहायक होता है। दीवान की बात करें तो दीवान यहाँ लिखा हुआ है कि ये पढ़ा राजा का जो है वो मंत्री होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। दीवान जो है वो पढ़ा राजा का मंत्री होता है। यहाँ पे ये दीवान को भी कई सारे भागों में बांटा जाता है, जैसे कि गढ़ दीवान, राज दीवान, इन सभी में। और दीवान जो है वो पढ़ा राजा का मंत्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन सी है कि पांडे जो है वो दस्तावेजों को रखने वाला अधिकारी है। तो याद रखिएगा कि जो पांडे है वो आपका दस्तावेजों को रख रखाव करने वाला अधिकारी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी सही बात है। और ऑप्शन नंबर डी है बरकंदाज। बरकंदाज जो है वो गाँव का वकील होता है, तो इसको याद रख लीजिएगा कि ये गलत बात है, ये गलत है। बरकंदाज जो है वो गांव का वकील नहीं होता है, बल्कि बरकंदाज क्या है, वो गांव का सिपाही होता है। ठीक ना, इसको याद रखिएगा। तो बरकंदाज जो है वो गांव का सिपाही होता है। ठीक है। तो ठाकुर जो है वो पढ़ा राजा का सहायक होता है। दीवान जो है वो पढ़ा राजा का मंत्री होता है। पुरोहित जो है वो सामाजिक रूप से बहिष्कृत व्यक्ति का शुद्धिकरण करने का कार्य करता है, पुरोहित। पांडे जो है वो दस्तावेजों का यानी डॉक्यूमेंट का रख रखाव करने वाला अधिकारी होता है। इसके अलावा देखिएगा तो बरकंदाज जो है वो गांव का सिपाही होता है, यानी कि दीवान के आदेश पर ये नोटिस जो है वो निकालता उकालता है और ये एक तरह से सिक्योरिटी प्रदान करता है, तो ये गांव का सिपाही होता है बरकंदाज। दरोगा देखें तो ये सभा की कार्यवाही पर नियंत्रण रखता है। लाल की बात करें तो ये सभा का वकील होता है, तो सभा का वकील या फिर गांव का वकील ये बरकंदाज नाव का ये होता है लाल। और लाल भी कई प्रकार में विभाजित होते हैं, जैसे कि बड़का लाल, मंझला लाल, छोटका लाल, इस तरीके करके। इसके अलावा एक और होता है घटवार। घटवार जो है दंड में प्राप्त सामग्री का बंटवारा करने का जो ये कार्य करता है। ठीक ना, तो अगर किसी व्यक्ति को दंड लगा है, ठीक है ना, कोई वो गलत काम किया तो उसके ऊपर दंड लगा है, मान के 100 रुपया उसको दंड लगा, 100 रुपया वो दिया, तो 100 रुपये का बंटवारा वो जो सभी सभा में करता है कौन, तो वो करता है घटवार। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा। इसके अलावा एक और व्यक्ति होता है जिसका हम लोग बोलते हैं चवार डोलाइत। चवार डोलाइत जो है वो सभा में आने वाले लोगों का ये हाथ पैर धुलने का ये कार्य करता है, कौन, चवार डोलाइट। और एक और व्यक्ति होता है पान खवास। पान खवास जो है वो सभा में सभी व्यक्ति को चूना, तंबाकू ये सभी वितरित करने का ये काम करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी था बरकंदाज वो गलत था। बरकंदाज जो है वो गांव का वकील नहीं, गांव का सिपाही है। और गांव का वकील कौन है, तो वो आपका लाल है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, पढ़ा पंचायत में गांव का सिपाही कौन होता है? तभी आपको बताया गया था गांव का सिपाही बरकंदाज होता है। लाल जो है वो गांव का वकील होता है। दरोगा जो है वो सभा का जो है वो निगरानी करता है। और पांडे जो है वो आपका क्या करता है, दस्तावेजों का रख रखाव करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के सभा की कार्यवाही का नियंत्रण कौन करता है? तो ये आपका दरोगा जो है वो सभा की कार्यवाही का नियंत्रण करता है। पांडे जो है वो आपका डॉक्यूमेंट संभाल के रखता है। मुंडा जो है वो मतलब कि गांव का हेड होता है। और हाथू मुंडा जो है वो पंचायत का हेड है। और पढ़ा राजा जो है वो पढ़ा मतलब कि उसका है पढ़ा पंचायत का हेड होता है। और बरकंदाज की बात करें तो ये आपका गाँव का सिपाही होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा सभा का वकील क्या कहलाता है? तो वो आपका लाल कहलाता है। पढ़ा सभा का जो वकील है वो लाल कहलाता है। बड़का लाल, छोटका लाल, मंझला लाल ये सभी होते हैं। दीवान की अगर हम लोग बात करें, दीवान और पांडे की बात करें तो ये आपका दस्तावेजों का रख रखाव करने वाला होता है। दीवान जो है वो आपका पढ़ा राजा का ये मंत्री होता है। ये भी दो प्रकार में विभाजित होता है, गढ़ दीवान और राज दीवान में। और बरकंदाज जो है वो आपका गाँव का जो है वो ये क्या होता है, सिपाही होता है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पढ़ा पंचायत स्थल को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए, जो पढ़ा पंचायत का जो मतलब जहाँ पे पढ़ा पंचायत का जो बैठक होता है उस बैठक को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है वो हम लोग अखड़ा के नाम से जानते हैं। तो पढ़ा पंचायत स्थल को जो है वो आपका अखड़ा के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे गांव की सांस्कृतिक केंद्र की जो है वो संज्ञा दी जाती है। तो गांव का सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा जो है वो आपका अखड़ा को ही दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे नाच गान पूजा पाठ सब होता है। यहीं पे मुंडा लोगों का जो है मुंडा शासन व्यवस्था का बैठक भी किया जाता है, इसलिए इसको सांस्कृतिक केंद्र की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 19, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पढ़ा पंचायत का जो प्रधान है इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो पढ़ा पंचायत का जो प्रधान है, ठीक है ना, एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा। पढ़ा पंचायत का देखिए, ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वो हाथू मुंडा को कहा जा रहा है। और ग्राम का जो हेड है यानी कि गांव का जो हेड है उसको हम लोग मुंडा कहते हैं, और ग्राम पंचायत का जो हेड है उसको हम लोग हाथू मुंडा कहते हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है पढ़ा पंचायत का जो हेड है, तो पढ़ा पंचायत का जो हेड है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका मानकी कहलाता है। तो पढ़ा पंचायत का जो हेड है वो आपका मानकी है, इसको याद रखिएगा। तो ग्राम पंचायत का हेड हाथू मुंडा कहलाएगा, जबकि पढ़ा पंचायत का जो हेड है वो मानकी कहलाएगा। और मानकी का भी जो पद है वो आपका वंशानुगत ही होता है, और जो मुंडा का भी जो पद है वो भी आपका वंशानुगत ही होगा, ठीक है। तो ये मानकी कहलाएगा, ठीक है ना। मुंडा जो है वो आपका किसका हेड है, तो मुंडा जो है वो गांव का हेड है, हाथू मुंडा जो है वो ग्राम पंचायत का हेड है, और मानकी जो है वो आपका पढ़ा पंचायत का हेड है। मानकी का पद कैसा होता है, तो ये आपका वंशानुगत होता है। क्वेश्चन नंबर 21, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। तो मुंडा गाँव का जो धार्मिक प्रधान है वो आपका पाहन कहलाता है। क्या, तो पाहन कहलाता है। और याद रखिएगा कि पाहन जो है वो पाहन ही गांव में शांति बनाए रखने के लिए वो पूजा पाठ और बलि भी चढ़ाता है, और इन कार्यों हेतु उसे लगान मुक्त भूमि दी जाती है, जिसको हम लोग डाली कटारी भूमि के नाम से जानते हैं। तो मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को हम लोग पाहन कहते हैं, और पाहन जो पूजा पाठ करने के लिए वो जाना जाता है, और पाहन को एक भूमि दी जाती है। भूमि जो है वो लगान मुक्त भूमि है, उसमें लगान नहीं लगता है, और उस भूमि को हम लोग डाली कटारी के नाम से हम लोग जानते हैं। डाली कटारी भूमि इस नाम से हम लोग जानते हैं। आई होप ये लाइन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन के द्वारा की जाने वाली जो पूजा पाठ है उसके बदले में उसे दी जाने वाली जो भूमि है उस भूमि को हम लोग डाली कटारी भूमि के नाम से जानते हैं। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना, इस भूमि को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त जो भूमि है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग डाली कटारी भूमि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का सहायक कौन होता है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो पाहन का जो सहायक है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग महतो कहते हैं। क्या कहते हैं, महतो। याद रखिएगा, मानकी जो है वो आपका पढ़ा पंचायत का हेड है, जबकि हाथू मुंडा जो है आपका ग्राम पंचायत का हेड है, जबकि जो आपका पढ़ा पंचायत का हेड कौन है, तो आपका मानकी हो जाता है। पढ़ा पंचायत का हेड मानकी कहलाता है, पढ़ा राजा नहीं मानकी कहलाएगा। और आपका मुंडा गांव का हेड जो है वो गांव का हेड मुंडा कहलाएगा। और बरकंदार जो है वो गांव का सिपाही होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है ना। महतो जो है वो मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का जो है वो सहयोगी होता है, पाहन का सहयोगी यही होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, मुंडा शासन व्यवस्था में महतो का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो महतो का जो प्रमुख कार्य क्या है वो देख लीजिए। महतो का प्रमुख कार्य क्या है वो देखो, वो तो एक क्या बोलते हैं, पाहन का सहायक होता ही है, साथ ही साथ वो मुख्यतः गांव में संदेशवाहक का भी कार्य करता है। तो संदेशवाहक का भी ये काम करता है, और धार्मिक कार्यों का भी ये संपादन करता है, यानी कि धार्मिक कार्य भी दिखता है और ग्रामीणों को संदेश भी पहुंचाता है। ये एक तरह से संदेशवाहक भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन का जो है पाहन का सहायक होता है महतो, और महतो जो है वो आपका संदेशवाहक भी होता है। भूत खेता की बात करें तो गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने के लिए पाहन के द्वारा विशेष पूजा की जाती है, और इस हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि और दिया जाता है। पाहन को तो भूमि दिया ही जा रहा है, जिसको हम लोग दाली कटारी भूमि कहते हैं। इसके अलावा भूत प्रेत का पूजा भी करता है, इसलिए उसको और भी अतिरिक्त भूमि कहते हैं, दिया जाता है, उसको हम लोग भूत खेता भूमि कहते हैं। और इसकी उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का जो संचालन किया जाता है। और उस भूमि पे जो भी अगर कृषि होता है, कृषि कार्य होता है, तो उससे जो भी उपज होता है अनाज, उससे जो भी आय होता है उससे जो है वो भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, मुंडा शासन व्यवस्था में भूत खेता क्या है। तो ये भूतों से बचने हेतु दान दी गई भूमि है, और भूत प्रेत के प्रकोप से बचने हेतु पाहन द्वारा विशेष
पूजा कराने पर उसको भूमि दिया जाता है। ये बी नंबर सही हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 27 कि इनमें से कौन पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो पढ़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी है वो जो है वो आपका पढ़ा राजा होता है। मुंडा जो है वो आपका गांव का हेड है। हाथू मुंडा जो है वो आपका क्या बोलते हैं, हाथू मुंडा जो है वो आपका ग्राम पंचायत का हेड है, जबकि मानकी जो है वो पढ़ा पंचायत का हेड है। और इसमें देखिएगा तो पढ़ा राजा, पढ़ा पंचायत में सर्वोच्च जो है वो आपका पढ़ा राजा होता है, और पढ़ा पंचायत का प्रधान जो है वो मानकी कहलाएगा। बहुत कन्फ्यूजन है ना। पाहन जो है वो आपका यहाँ पे गांव का धार्मिक प्रधान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन के संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है। तो ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी देखने को हम लोगों को नहीं मिलता, ये गलत बात है। अखड़ा मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र है, बिल्कुल सही बात है। मुंडा जनजाति में गांव में शांति बनाए रखने हेतु बलि दी जाने की भी व्यवस्था, सही बात है। पुजार पाहन का ही सहायक होता है, ये भी सही बात है। तो पुजार या फिर उसी को हम लोग पनभरा कहते हैं, वो पाहन का सहायक है। तो पाहन का सहायक तो महतो भी है, मुंडा का भी सहायक है और पाहन का भी सहायक है महतो। इसके अलावा महतो का सहायक पुजार और पनभरा भी है, ठीक है ना। मुंडा क्वेश्चन नंबर 29, मुंडा शासन व्यवस्था में निम्न अधिकारी होते हैं। कौन कौन से अधिकारी होते हैं। तो दीवान है, ठाकुर है, उसके बाद लाल है, पांडे है, कोतवाल, ये सभी है ना, याद रख लीजिएगा। तो मुंडा शासन व्यवस्था में देखिएगा तो ठाकुर जो है वो आपका पढ़ा राजा का सहायक होता है। दीवान की अगर हम लोग बात करें तो दीवान जो है वो आपका क्या होता है। तो दीवान जो है वो आपका होता है पढ़ा राजा का मंत्री होता है। ठाकुर जो है वो पढ़ा राजा का सहायक होता है। पुरोहित जो है वो सामाजिक रूप से बहिष्कृत व्यक्ति का वो शुद्धिकरण करने का कार्य करता है। इसके अलावा पांडे जो है वो आपका दस्तावेजों का रखरखाव करने वाला अधिकारी है। घटवार जो है वो दंड में प्राप्त सामग्री का बंटवारा करने वाला अधिकारी है। बरकंदाज जो है वो आपका गांव का सिपाही है। और दरोगा जो है वो सभा की कार्रवाई का नियंत्रण करता है। और लाल जो है वो सभा का वकील है। और चवार डोराइट जो है वो सभा में आए सभी लोगों का हाथ पैर धुलाने का कार्य करता है। और पान खवास जो है वो सभा में सभी व्यक्ति को चूना तंबाकू वितरित करने का ये कार्य करता है। तो इस तरह से देखिएगा तो आप पाइएगा कि जो आपका मुंडा शासन व्यवस्था है तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया मुंडा शासन व्यवस्था। तो मुंडा शासन व्यवस्था ज़्यादा कुछ नहीं था, बहुत ही छोटा ही था। आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। एक बार आपको हम जो कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे एक बार आपको हम बता देते हैं, इसको याद रखिएगा। ग्राम स्तर पे होता है तो ग्राम स्तर पे जो हेड है यानी कि गांव का जो हेड है वो आपका मुंडा कहलाएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत का जो हेड है वो आपका हाथू मुंडा कहलाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो पढ़ा पंचायत का जो हेड है वो आपका मानकी कहलाएगा। और पढ़ा पंचायत को ही हम लोग जो है वो आपका अंतर ग्रामीण स्तर कह रहे हैं, जो कि 15 से 20 गाँवों को मिलाकर होता है, उसका हेड मानकी कहलाता है। इसके अलावा सामुदायिक स्तर पे होता है जिसका हेड पढ़ा राजा होता है, ये 22 गाँव का होता है। और ये पढ़ा पंचायत का प्रधान जो है यहाँ पे पढ़ा राजा होता है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। तो एक जगह मुंडा है वो देखिए दो, अच्छा ऐसा समझिए, एक है यहाँ पे ग्राम स्तर पे दो गो है, ग्राम स्तर पे दो ठो है, फिर एक है आपका अंतर ग्रामीण स्तर और एक है आपका सामुदायिक स्तर। ग्राम स्तर पे एक है आपका ग्राम पंचायत और एक है आपका खुटकट्टी पंचायत। तो ग्राम पंचायत का हेड मुंडा है और खुटकट्टी पंचायत का हेड जो है वो आपका हाथू मुंडा है। वहीं अंतर ग्रामीण स्तर जिसको हम लोग पढ़ा पंचायत कह रहे हैं, इसका हेड मानकी है, ये 15 से 20 गांव है। सामुदायिक स्तर पे जो कि 22 गाँव को मिला के बनता है, उसका हेड पढ़ा राजा है। क्लियर। तो इस तरह से देखिएगा तो जो आपका मुंडा शासन व्यवस्था था ये आपका कंप्लीट हो गया है। और मुंडा शासन व्यवस्था में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। और इतना ही अगर आप पढ़ लीजिएगा तो एक क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो एक क्वेश्चन आने वाला है वो आपका एक क्वेश्चन का तैयारी यहाँ से हो गया है पेपर 2 का। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अभी टाइम है इसलिए हम लोग एक और टॉपिक कवर कर लेंगे, और वो है टॉपिक का नाम नागवंशी शासन व्यवस्था, ठीक है ना। वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में भी, ठीक है। तो देखिए नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में क्या बातें हैं। सो
तो नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में देखिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम सभी को नागवंशी शासन व्यवस्था का थोड़ा सा इतिहास जानना चाहिए। तो इसमें बताया जाता है कि अंतिम जो मुंडा राजा था, जिसका नाम है मदरा मुंडा, उसने पढ़ा पंचायत के मानकियों से विचार विमर्श करने के बाद अपने दत्तक पुत्र, जिसका नाम है फनी मुकुट राय, इसी को 64 ईस्वी में शासन की जो है वो बागडोर सौंप देता है। और नागवंशी शासन व्यवस्था का जो प्रारंभ है वो 64 ईस्वी में स्टार्ट होता है। और उस समय राजा कौन रहते हैं? फनी मुकुट राय रहते हैं, और इसके ये प्रथम जो है वो शासक बनते हैं। उसके बाद यह शासन व्यवस्था मुंडा राज के बाद स्थापित हुआ, और फनी मुकुट राय ने इस समय जो है अपनी राजधानी कहाँ पे लगाया? तो आपका सुतियाम्बे में जो है वो लगाया था। हम सभी को पता है, इसके बारे में बताया जाता है कि नागवंशी शासक जो है वो मुंडाओं को अपना बड़ा भाई मानते थे, तथा उन्होंने मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन करते हुए इसे अधिक विस्तारित करने का जो है वो प्रयास किया है। और इनके शासनकाल में पूर्व की भू व्यवस्था, कर व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था का संचालन जो है वो होता रहा है। फिर लंबे समय अंतराल के पश्चात मुगलों के आक्रमण के कारण नागवंशी शासन व्यवस्था में परिवर्तन जो है वो परिलक्षित होता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग दिखाई देता है। और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुगल सेना के द्वारा नागवंशी राजाओं से नजराना यानी कि एक प्रकार का कर लिया जाने लगा, जो कि बाद में एक नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गया, और इसे ही हम लोग जो है वो मालगुजारी के नाम से जानते हैं। और इस शासन व्यवस्था में आम रैयतों से कर वसूली नहीं की जाती थी। परिणामतः संपूर्ण राज्य के कर का जो भार है वो नागवंशी शासक पर ही पड़ने लगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो है पहले टैक्स नहीं लिया जाता था, फिर जब आपका मुगल आक्रमण वगैरह हुआ, मुगल काल वगैरह चलने लगा, तो यहाँ पे जो है वो इस वाले रीजन से भी टैक्स वगैरह लेना स्टार्ट हो गया। और टैक्स जो है वो लोगों से ना लेकर जो है वो यहाँ के मतलब राजा से ही लिया जाता था। इस तरह से देखिएगा तो राजकोष तो खाली होगा ही ना, सिंपल सी वही बात है। इस यहाँ तक की जो बातें आपको समझ में आना चाहिए। फिर नियमित मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण 1615 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाकर उसको 12 साल तक के लिए ग्वालियर के किले में उसको बंदी बनाकर रख देता है। बाद में बंदी से रिहा होने पर दुर्जन साल जो है वो 6000 रुपये वार्षिक मालगुजारी देना जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। और इस भार को कम करने के लिए नागवंशी राजाओं ने आम जनता से भी कर यानी कि मालगुजारी वसूलना जो है वो आपका प्रारंभ कर दिया, और इसे जो है वो वसूलने की जिम्मेदारी पढ़ा के प्रमुख मानकी को दे दिया गया। और इन मानकियों को नागवंशी शासन में जो है वो क्या कहा जाता था? तो वो भूइंयर कहा जाता था। और नागवंशी शासन काल में मुंडा मानकी व्यवस्था को भूइंयरी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, तथा पढ़ा को जो है वो पट्टी के नाम से संबोधित किया जाता था। और भूइंयरी पढ़ा में पंचायत एक जो है वो अस्थायी व्यवस्था थी। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसी से संबंधित जितना भी एमसीक्यू बनेगा उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो वो आपके फनी मुकुट राय थे। 64 एडी में ये राजा बनते हैं, और राजधानी कहाँ रहता है? सुतियाम्बे। क्वेश्चन नंबर 2, नागवंशी राजाओं के द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर यानी कि नजराना को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग मालगुजारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानकी लोगों को नागवंशी शासकों के द्वारा किस नाम से जाना जाता है? तो मानकी लोगों को नागवंशी जो शासक है इसके द्वारा किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ये पता होना चाहिए था। तो ये जो है वो आपको किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी भूइंयर के नाम से जाना जाता है। तो बताया गया है कि इस भार को कम करने के लिए यानी कि राजकोष पे जो बर्डन बढ़ रहा था, उस बर्डन को कम करने के लिए नागवंशी राजाओं ने आम जनता से कर यानी कि मालगुजारी वसूलना प्रारंभ किया, और इसे वसूलने की जो जिम्मेदारी है वो पढ़ा के प्रमुख मानकी को दे दिया गया। और इन मानकियों को नागवंशी शासन में क्या कहा जाता था? भूइंयर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 64 एडी में। एडी बोले तो 64 एडी यानी कि ये आपका लगभग प्रथम शताब्दी में ही स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई? तो हम सभी को पता है मुंडा शासन व्यवस्था के बाद जो है वो आपका नागवंशी शासन व्यवस्था की जो है वो स्टार्टिंग जो है वो देखने को हम लोगों को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, नागवंशी शासक जिनका नाम है फनी मुकुट राय, इन्होंने निम्नलिखित में से किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई? तो वह जो है आपका सुतियाम्बे को अपना राजधानी बनाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया गया? तो वो जो है वो आपका मानकी को प्रदान किया गया था, जो है वो टैक्स लेने का ये।
जिम्मेदारी। क्वेश्चन नंबर 8, नियमित मालगुजारी ना देने के कारण निम्नलिखित में से किस नागवंशी शासक को मुगलों के द्वारा कैद कर लिया गया था? तो वो है दुर्जन साल को। ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने नियमित कर ना देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाने का जो है वो आदेश दिया था? तो वो जो आदेश देने का काम किया था, ये जो है वो जहांगीर ने ऐसा काम किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए? तो वो तो है आपका पटना काउंसिल के प्रति ही उत्तरदायी हो गए। ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, बताया जाता है कि बाद में नागवंशी राजाओं ने मालगुजारी वसूलने के लिए अलग अलग से जागीरदार रखे और इनके द्वारा मुगल बादशाहों के द्वारा मांगे जाने पर ही मालगुजारी देने का काम किया जाता था। और इस अनियमित मालगुजारी को नजराना या फिर इसी को पेशकश के नाम से भी जाना जाता है। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है अधिकार मिल गया था, यानी कि पैसा कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया था। और इसके बाद नागवंशी शासक जो है वो पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए और पोर्ट विलियम को छोटानागपुर क्षेत्र से कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई। ठीक है ना। 1773 ईस्वी में विटलही को छोटानागपुर का कलेक्टर बनाया गया ताकि कर की वसूली निर्बाध तरीके से यानी बिना रुके किए जा सके। 1780 ईस्वी में छोटानागपुर, खास, रामगढ़ और चतरा को मिलाकर रामगढ़ हिल ट्रैक बनाया गया और इसका जो संचालन है वो शेर घाटी से किया जाता था तथा चैपमैन को ही कर की जो है वो वसूली की जिम्मेदारी दी गई थी। अंग्रेजी शासनकाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कर की नियमित वसूली के लिए सन 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी और नागवंशी राजाओं को जमीन जो है वो फिर क्या बना दिया गया? जमींदार बना दिया गया। और इस प्रकार पूर्व की जागीरदारी व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था में क्या हो गई? जो है वो परिवर्तित हो गई या परिणत हो गई। इसके अलावा देख लीजिए, इस व्यवस्था के लागू होने के साथ ही यानी कि अस्थायी बंदोबस्त जो कि 1793 में लगा था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल के दौरान में, तो इस व्यवस्था के लागू होने के साथ ही नागवंशी शासन व्यवस्था धीरे धीरे क्या हो गई? समाप्त हो गई और इसके स्थान पे नवीन प्रकार की अंग्रेजी शासन व्यवस्था जो है वो स्थापित हो गई। नागवंशी शासन व्यवस्था के दौरान शासन संचालन हेतु विभिन्न पदों का जो है वो सृजन किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के संबंध में ऐसे 22 जो है पदाधिकारियों का विवरण मिलता है, जो कि इस प्रकार जैसे कि महतो, भंडारी, ओहदार, गोंझू, दिगवार, बराहीर, गोराइत, विरितिया, बरकंदाज, चौबदार, पांडे, अमीन, घटवार, पोड्डार, जमादार, साहनी, कोटवार, चोपची, इलाकादार, बक्सी, बड़ाइक, चौधरी इत्यादि। यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है। अब थोड़ा सा देख लीजिए नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में। तो महतो जो है वो आपका गांव का प्रमुख व्यक्ति होता है। भंडारी जो है वो या राजा के गांव में खेती करने का और अनाज भंडारण करने का ये जो है वो इसके लिए उत्तरदायी होता है। पट्टी या फिर पढ़ा स्तर पे देखें तो भूंयर होता है, जो कि आम जनता से मालगुजारी वसूलने के लिए यही उत्तराधिकारी था या उत्तरदायी था और इसे विभिन्न न्यायिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। जागीरदार की बात करें तो ये इसे जो है मुगल काल में लगान की वसूली के लिए नियुक्त किया गया था। और पाहन जो है वो आपका पट्टी के स्तर पे सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों का ये आयोजन करता था और उसका संचालन हेतु वो पाहन का वो जिम्मेदारी होता था। बस यहीं तक इसको याद रख लीजिएगा। तो नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में देख लीजिएगा। तो ग्राम स्तर पे ठीक है ना कौन होता है? महतो है। ठीक है ना, इस सभी को याद रख लीजिएगा। अंतर ग्रामीण स्तर पे भूंयर है और राज्य स्तर पे महाराजा है, राजा है, यही सब है। ठीक है ना। तो ये तो थोड़ा ही सा था। देखिए नागवंशी शासन व्यवस्था में क्वेश्चन जो भी जितना एमसीक्यू हम लोग सॉल्व किए हैं इससे नहीं बनता है। ठीक है ना। तो इसके अलावा भी हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा जो है वो हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में जो है डिटेल से जानकारी हम लोगों को वहीं से मिलेगा। ठीक है ना, कि कौन राजधानी कहाँ से कहाँ पे भेजा गया, कहाँ नहीं भेजा गया, यही सब हम लोग को वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो 1 मिनट केवल रुकिएगा ज़रा सा, हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ठीक है ना। छोटानागपुर का नागवंश। ठीक है ना। तो सबसे पहले राजा बनता है, हम सभी को पता है, फनी मुकुट राय। ये 64 ईस्वी में बनता है और फनी मुकुट राय को हम लोग जो है वो आदि पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और ये मुंडा राजा का जो है वो मुंडा राजा जो होता है, मदरा मुंडा, ये उसका दत्तक पुत्र होता है। फनी मुकुट राय के बाद प्रताप राय, उसके बाद गजघंट राय के बाद फिर जो है वो आपका मदन राय, फिर आपका उदय राय, इस तरह करके बहुत सारे राजा वगैरह बनते हैं इसमें। भीमकर्ण बनते हैं, शिवदास कर्ण बनते हैं, प्रताप कर्ण बनते हैं, छत्रकर्ण बनते हैं, दुर्जन साल राजा बनता है, राम शाह, रघुनाथ शाह, एनीनाथ शाहदेव, फिर यदुनाथ शाह, ये सभी राजा बनते हैं।
ठीक है ना। उसके बाद शिवनाथ शाह, उदयनाथ शाह, श्याम सुंदर शाह, इसके बाद जो है वो आपका क्लियर हो जाता है। तो खैर ये सभी तो आपका है ही, ये सब इम्पोर्टेंट था, है, ये सब से क्वेश्चन बनता ही है। इसके बाद लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसका राजधानी और उसका कार्यकाल और उसका संस्थापक की चर्चा कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनना होगा तो यहीं से बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो सबसे पहले 64 ईस्वी में संस्थापक बनते हैं फनी मुकुट राय। इस समय इसकी जो राजधानी है वो आपका सुतियांबे होती है। उसके बाद प्रताप राय के समय राजधानी जो है वो आपका चूटिया में स्थानांतरित होती है। भीमकर्ण के समय में खुखरा में होता है। और दुर्जन साल, इसी को ही दुर्जन शाह भी कहा जा रहा है, इसके समय में जो राजधानी है वो आपका दोईसा में रहता है। एनीनाथ शाह के समय राजधानी सतरंजी में होता है। यदुनाथ शाह के समय में राजधानी पालकोट में होता है। और जगन्नाथ शाह के समय में राजधानी पालकोट भैरव में होता है। और उदयनाथ शाहदेव के समय में जो राजधानी है वो आपका रातूगढ़ में होता है। तो अगर क्वेश्चन आना होगा तो यही जो आपको 8 गो हम बताए हैं राज्य, मैं सॉरी संस्थापक और राजधानी, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। सुतियांबे, चूटिया, खुखरा, दोईसा, सतरंजी, पालकोट, पालकोट भैरव और रातूगढ़। फनी मुकुट राय, प्रताप राय, भीमकर्ण, दुर्जन साल, एनीनाथ शाह, यदुनाथ शाह, जगन्नाथ शाह, उदयनाथ शाहदेव। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और भी है, लेकिन वो आप कवर करने के लिए जाइएगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा उसमें, तो इसको जो है वो छोड़ना ही बेहतर है। ठीक ना। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो आज हम लोग जो है वो आपका मुंडा शासन व्यवस्था कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था भी हम लोग पढ़ लिए हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था में अभी तक का जो ट्रेंड रहा है क्वेश्चन बनने का, वो क्वेश्चन आपका संस्थापक कौन है और उस संस्थापक के समय में राजधानी कहाँ पे थी, इसी से क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा ही पढ़ लीजिएगा, 8 गो है, ज़्यादा नहीं है, आप इसको याद रखिएगा ना, तो क्वेश्चन बनने का जो है वो चांस ज़्यादा रहेगा यहाँ से। कल के क्लास में हम लोग जो है वो आपका पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था को हम लोग कवर कर लेंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था जो है वो मुंडा जनजाति से संबंधित है। उसके लिए हम लोग मुंडा ट्राइब से संबंधित जितने भी एमसीक्यू है वो हम लोग अलग से सॉल्व किए ही हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था तो ये आपका उराव जनजाति से संबंधित है, और उराव जनजाति से संबंधित जितने भी एमसीक्यू है वो हम लोग अलग से सॉल्व किए ही हैं। तो इसको हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था को, और साथ ही साथ अगर टाइम मिले तो मांझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था को भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।